गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने कल प्रश्नावली फर्स्ट बी का तीसरे के पहले क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, दोनों पक्षों को सत्यापित करने वाला क्वेश्चन था। आज हम लोग तीसरे प्रश्न का दूसरा उप प्रश्न पढ़ेंगे, तो उसको देखेंगे आप सभी। दूसरा क्वेश्चन है 3 धन ऋण 7/12 बराबर ऋण 7/12 धन 3। मान लीजिए इसे आपको हल करना है। दोनों पक्षों को सत्यापित करने के लिए हमने बताया था कि दोनों पक्षों की वैल्यू को क्या कर देते हैं, बराबर दिखा देते हैं और सत्यापन हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा हल करें, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 धन और ऋण मिलकर ऋण 7/12 और इधर आ जाएंगे तो -7/12 धन 3। अब हम लोग इसको एक साथ हल कर सकते हैं, ब्रैकेट वगैरह टूट चुका है। मैंने कहा था कि जब एक पूर्ण संख्या हो और एक भिन्नात्मक संख्या हो तो दोनों को जोड़ते या घटाते समय बड़ा आसान सा तरीका है कि इस 12 का तुरंत गुणा 3 में कर दें। तो 12 तिहाई 36 ऋण 7/12 और इधर हो जाएगा ऋण 7/12, ऋण 7 वैसे ही रहेगा और 12 का गुणा 3 में होगा तो 12 तिहाई 36/12 और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो 36 में से 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 29/12। इधर आ जाए, एक धन है एक ऋण है तो धन और ऋण मिलकर ऋण अर्थात दोनों को घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 29। अब चेक किया जाता है कि बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है और इसका चिन्ह धनात्मक है तो जो मान प्राप्त होगा वो धनात्मक रहेगा बटा 12। दोनों के पक्ष बराबर हो चुके हैं तो लास्ट में लिखते हैं LHS = RHS। हमें लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है इसका कि ऋण 4/7 धन 1/4 धन ऋण 7/16 बराबर ऋण 4/7 धन 1/4 धन 7/16। अब इसे मान लीजिए आपको सत्यापित करना है, तो इसे कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। सारे हर जो है वो धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इसको तोड़ते समय सबसे पहले आपको मालूम है कि एक छोटा कोष्टक होता है, फिर पहले रेखा कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर छोटे कोष्टक को तोड़ते हैं, फिर मझोले को तोड़ते हैं, फिर बड़े कोष्टक को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटा कोष्टक है इसे तोड़ना पहले जरूरी है, तो इसको आप ऐसे कर लेना -4/7 धन 1/4 ऐसे धन और ऋण मिलकर ऋण 7/16 ऐसे कर लेना। तो बहुत सारे कोष्टक खत्म हो जाएंगे और आराम से आप लगा सकते हैं। तो ऋण 4/7 धन 1/4 धन और ऋण मिलकर ऋण 7/16 ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले कोष्टक की चीजें हल होती हैं, यानी इस 7 और 4 का हम लौसा लेंगे क्योंकि इन दोनों के हर आपस में बराबर नहीं है। तो ये होगा 7 और 4 का लघुत्तम समापवर्त होगा 28। आप इसको करके देखिएगा रफ कॉपी में। 7 और 4 का लघुत्तम समापवर्त आपको 28 प्राप्त होगा। 7 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं, मतलब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं कि 28 आता है, तो आपको 4 आता है। 7 चौको 28। उसी तरह 4 का भी पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 4 चौको 16 -16। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ते हैं तो 28 आता है, तो 7 बार 4 सते 28। तो उसी तरह 1 सते 7 -7/16 बराबर -4/7 धन। यहाँ भी ध्यान देंगे तो 4 और 16 का जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा वह होगा 16।
4 का पहाड़ा हम जब 4 बार पढ़ते हैं तो 4 चौको 16, उसी तरह 1 का भी पहाड़ा, जितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी ही बार इसका भी पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 1 चौको 4, 16 1 कम 16, 1 सते 7। इस तरह ये धन और ऋण मिलकर ऋण यानी घटा देंगे तो हो जाएगा -9/28 -7/16 और ये हो जाएगा -4/7 धन, ब्रैकेट में आएगा जो है वो ब्रैकेट में मान प्राप्त जो हो रहा है। तो ये जो मान प्राप्त होगा 4 से 7 नहीं घटता है, तो 7 से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा और ये बड़ा है तो -3/16 इसे आएगा और इधर आएगा -9/28। अब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा -9/28 ऋण 7/16। अब ये ध्यान देंगे बराबर ऋण 4/7 धन और ऋण मिलकर ऋण 3/16। इस तरह से यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद 28 और 16 का पुनः लघुत्तम समापवर्त आप प्राप्त करते हैं तो ये हो जाता है 28 और 16 का लघुत्तम समापवर्त होगा, थोड़ा हल कर लेते हैं, 28 और 16 तो ये हो जाएगा 2 से काटेंगे 14, 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 7 नहीं कटेगा तो 2 से 1 बार में कट जाएगा, 7 उतरेगा और 7 से 1 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह लौसा प्राप्त होता है। जब लघुत्तम आएगा वो होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 सत्ते 112। अब 28 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 112 आएगा, नहीं पता तो इससे इसमें भाग दे देना, पता चल जाएगा कि वो कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 112 प्राप्त हो जाएगा। तो 28 दूना 56, 28 तिया 84, 28 4 बार में तो 4 9 36 माइनस 16 सत्ते 112, 7 सत्ते 49 और इधर हो जाएगा, इधर भी जब आप लघुत्तम समापवर्त प्राप्त करेंगे तो 112 आएगा। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं तो 112 आता है, नहीं पता तो 7 से इसमें भाग दे देना 112 में, 7 एकम 7, 4 2 7 6 42 तो कितना आया 16। 16 का गुणा हम 4 में कर देंगे, 16 चौको 64। अब आगे बढ़े, 16 सत्ते 112, 7 तिरिके 21। इस प्रकार आपका जो ये भी ऋणात्मक संख्या है और ये भी ऋणात्मक संख्या है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों को जोड़ते भी हैं तो आंसर जो आएगा वो कितना प्राप्त होगा, ध्यान देंगे तो 9 6 15 को 5 हासिल 1, 4 3 7 हासिल के 8। दोनों जो है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जो इनका योगफल होगा वो भी ऋणात्मक होगा बटा 112। और इधर आ जाए तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 6 2 8। ये भी ऋणात्मक संख्याएं हैं तो इन दोनों का योगफल भी ऋणात्मक होगा बटा 112। इस तरह से दोनों के पक्ष आपस में बराबर है तो लास्ट में हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमने इसका सत्यापन पूरा कर लिया। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रश्नावली का चौथा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली में चौथा प्रश्न जो दिया है वो लिखा है कि a प्लस बी का मान ऋण 15/11 है तो b प्लस a का मान कितना होगा। यही प्रश्न है कि इसका जो मान होगा वो कितना होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू -15/11 तो b प्लस a इक्वल टू भी वही मान प्राप्त होगा, यानी लिख देना -15/11 और यहाँ पे रूल लिख देना क्रम विनिमय नियम के अनुसार। समझेंगे, हमने आपको जब पढ़ाया था क्रम विनिमय नियम तो उसमें बताया था कि यदि दो संख्याओं का क्रम बदल के भी योगफल ज्ञात किया जाए तो उसके योगफल पे कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब कि अगर a में b को जोड़कर देखा जाए तो वो भी -15/11 आता है,
तो अगर बी को जो दूसरे नंबर पे था अगर उसे पहले नंबर पे डाल दें और जो ए नंबर 1 पर था उसे दूसरे नंबर पे लिख दें तो भी उनके क्रम बदलने के कारण उसके मान पर कोई अंतर नहीं होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम लिख के आप इसको लिख देना कि अगर a प्लस बी का मान -15/11 है तो b प्लस ए का मान भी -15/11 ही प्राप्त होगा क्रम विनिमय नियम के अनुसार। बस ये आपका आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ये रिक्त स्थान की पूर्ति का प्रश्न है। यहाँ पे आपको खाली जगह दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ खाली जगह है और प्लस -12/7 बराबर -12/7 धन 5/-11 ऐसा दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पे जगह पे खाली जगह भर दीजिए। आप ध्यान से देखो, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और यहाँ भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों के पक्ष आपस में बराबर है। यानी दोनों के पक्षों को ध्यान से देखा जाए तो इधर एक पक्ष में -12/7 पड़ा हुआ है और इधर भी -12/7 पड़ा हुआ है। यानी कौन ऐसा वैल्यू है जो इस पक्ष में था बट इस पक्ष में नहीं था। तो हम आपका जो देखेंगे ध्यान से तो होगा 5/11। ये आपका जो होगा वो आपका भर दिया जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं क्रम विनिमय नियम है 5/11 12/7 12/7 5/11 क्रम विनिमय नियम चल रहा है। तो इस तरह से भी आप देख के इसको भर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है -10 धन खाली जगह है कुछ और उसके बाद धन -7/12 ऐसे लिखा है बराबर -10 धन 5/6 धन 7/12। आप इसमें भी ध्यान से देखिए, यहाँ जोड़ है, इसके और इसके बीच में भी जोड़ है और जो इसका वैल्यू आएगा उसके और 10 के साथ भी योग है। यानी तीनों संख्याएं आपस में जोड़ी जानी है। बशर्ते यही है कि ग्रुपिंग की गई है, अर्थात साहचर्य नियम। ध्यान से देखेंगे तो अब साहचर्य नियम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी -10 है, यहाँ भी -10 है, यहाँ -7/12 है, यहाँ -7/12। तो कौन ऐसी वैल्यू है जो इस साइड में पड़ी हुई है बट इस साइड में नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 5/6। साहचर्य नियम अगर ध्यान से जानते होंगे तो उस नियम से आप पकड़ेंगे तो ये तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि -10 5/6 -7/12 -10 5/6 -7/12। यहाँ जो युगल बना हुआ है, जो ग्रुपिंग की गई है वो 5/6 और -7/12 से की गई है और यहाँ पर ग्रुपिंग -10 और 5/6 के साथ की गई है। और इस अवस्था में भी इन दोनों के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की जो वैल्यू आएगी वो साहचर्य नियम के अनुसार दोनों आपस में बराबर होंगे। ये देखिए बराबर का सिंबल है, इस तरह से इसको भर देंगे। इसमें भरने वाली चीज ये था। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल।